वेलकम टू केमिस्ट्री विद सचिन। और आप जानते हैं कि हमारी एक सीरीज चल रही है 60 दिनों में 60 के पार सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक, और फॉर केमिस्ट्री पेपर के लिए। उसी सीरीज का ये पार्ट 3 है ना, ये एपिसोड 3 कह लीजिए। तो हमने पार्ट 1 में पेपर पैटर्न बताया था, पार्ट 2 में हमने 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो फिजिकल केमिस्ट्री के थे, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स, इन तीनों के बारे में हमने काफ़ी, मैंने ज़्यादा लेंदी कर दिया, वो ठीक है, उसको देख लीजिएगा क्योंकि वो ज़रूरी था इसलिए। ठीक, अब हम पार्ट 3 या एपिसोड 3 में जिस चैप्टर को लेने जा रहे हैं, थर्ड के बाद हमारा चैप्टर आ जाता है चैप्टर 4। क्लियर? और चैप्टर 4 का जो नाम है वो है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बारे में हम समझते हैं कि हमें एटलीस्ट क्या पढ़ना चाहिए और इसको कैसे प्रिपेयर करें। बहुत अच्छा चैप्टर है और जितनी भी मैंने रिसर्च की है प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर या कितनी भी चीज़ों और भी चीज़ें देखकर, सैंपल पेपर्स को देखकर, तो बड़ी एक खूबसूरत सी बात सामने आई है। वो ये है कि डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स से जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, या तो इंटेक्स से आ जाते हैं, एक्सरसाइज से आ जाते हैं, या पीवाईक्यू से आ जाते हैं, सब कुछ घुले मिले हैं वहीं के वहीं। तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, कुछ अलग से लेके नहीं आते हैं, ठीक, वहीं के वहीं क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपको सबसे पहले मैं श्योरिटी दे देता हूं कि आप अगर इंटेक्स, एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज भी करते हैं इस चैप्टर के, है ना, इस चैप्टर के, यदि बता देता हूं कि इंटेक्स क्वेश्चन, एक्सरसाइज और पीवाईक्यूज सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप फिर भी मिस्टेक कर सकते हैं, उसलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि इस चैप्टर को कैसे तैयार किया जाए। वैसे तो मैंने इसे टू पार्ट्स में दे रखा है, एक तो ए ब्लॉक एलिमेंट जिसमें लेंथेनाइड एक्टिनोइड्स है, और पहला जो है इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, उसकी सीरीज है ना, 3D 4D 5D सीरीज, देयर प्रॉपर्टीज एंड कंपाउंड्स। तो इसको तैयार कैसे करें, तो यहाँ पर पूरी पूरी एक चीज मैं आप एक यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपको पहला पॉइंट ही आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए, कनेक्टिविटी आनी चाहिए, कनेक्टिविटी। और इस कनेक्टिविटी का मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये कनेक्टिविटी का एग्जांपल कैसे कनेक्टिविटी आनी चाहिए। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने आपको कह दिया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये फर्स्ट सीरीज है, इसको हम 3D सीरीज बोलते हैं ना, ये भी आपने पढ़ लिया होगा। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका मैं कहूंगा कि यार बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप याद कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए इसको, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने क्यों बोला समझने को, क्योंकि ये कहाँ तक जाएगा, मैं आपको इसको एक एग्जांपल लेके कनेक्टिविटी की सीरीज से मैं आपको समझाना चाहता हूं। इस बात को थोड़ा ध्यान देना, ठीक। क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या कि भाई कोई भी आयन है ना, स्कैंडियम 3+ है, चलिए मान लीजिए, एग्जांपल ले रहे हैं हम, है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसको उन्होंने कनेक्ट करवा दिया किससे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से। और इससे आपको रीजन पूछा है, तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको और रीजन देना पड़ेगा किससे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। और भी क्या लिंक हो सकता है इससे, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ में आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी क्या होती है, यहाँ पर रिलेट होती है। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी से फिर रिलेट करना पड़ता है आपको क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ शॉर्ट टर्म लिख रहा हूँ मैं, ध्यान समझ लेना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर 3D सीरीज, है ना। तो 3D सीरीज पर ही आप काम कीजिए, और 3D सीरीज पर ऐसा काम कीजिए कि जो डायरेक्ट इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो तो ठीक है, लेकिन इनके आयोनिक फॉर्म में भी, इस तरह के आयोनिक फॉर्म में भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं वो भी। और आपने बीच में देखा होगी कि जैसे कॉपर है, क्रोमियम है, ये इनके हाफ फील्ड, फुली फील्ड की वजह से इनके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, उन एक्सेप्शन को भी बड़ा ध्यान से रखें, क्योंकि एक्सेप्शन से क्वेश्चन उठ के आ जाता है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे तैयार कीजिए जैसे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी को आप रिलेट कर पाए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यहाँ पर क्या कर पाए, रिलेट कर पाए। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री
पढ़ाई है उससे रिलेट करके आप किसी भी सब्सटेंस, किसी भी आयंस को आप बता पाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है। ये बात बहुत हद तक आपके काम आएगी, सच बता रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको, बाकी दो दूसरे क्वेश्चन आएंगे वो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट चलेगा डीएनए ब्लॉक में, है ना, जैसा वो आते रहते हैं पुराने प्रीवियस ईयर से। तो डीएनए ब्लॉक इतना आसान है। यहाँ पर कंपाउंड्स की बात करें, प्रॉपर्टीज की बात करें, प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, तो यहाँ पर थोड़ी रिएक्शंस आएगी कि यार क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, तो वो देख लीजिएगा। कंपाउंड में दो कंपाउंड यहाँ पर इसके फेमस है, जिसको बोलते हैं K2Cr2O7। इनके पास जो है इनकी प्रॉपर्टीज भी है और इनकी रिएक्शन भी है। तो रिएक्शन से काफी क्वेश्चन आए हुए हैं, है ना। रिएक्शन को बैलेंस करना हो या रिएक्शंस के फ्रेम में एक क्वेश्चंस को क्या करना हो, क्वेश्चन को फ्रेम करना हो कि ये कंपाउंड ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है ना। तो K2Cr2O7 और KMnO4 ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के ऊपर इनको दोनों को थोड़ा सा पढ़ लेना, इनकी रिएक्शंस को थोड़ा सा समझ लेना, ठीक, कि यार इतने एसिडिक मीडियम में ये किस तरह का बिहेवियर करता है, इतने एसिडिक मीडियम में किस तरह का बिहेवियर करता है। क्लियर है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी निकालना आना चाहिए यहाँ पर आपको कि ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, वहां जाने के बाद किस ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर, चलिए। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई यहाँ पर, ठीक। अगर हम इसकी बात करें ए ब्लॉक एलिमेंट की, लेंथेनाइड एंड एक्टिनोइड की, तो जनरली क्वेश्चन आता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइड लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से क्वेश्चन आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन को याद कर लीजिए और फिर इसमें थोड़े जो क्वेश्चन है उनको देख लीजिए, इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेंगे, है ना। जैसे कि इसमें क्वेश्चन बन जाएगा कि कोई सा भी एक एलिमेंट दे दे और उस पर आयंस लगा देते हैं, ठीक है, मतलब उस पर ऑक्सीडेशन स्टेट लेके आपको उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहचानना है या कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो थोड़ा सा इस तरह से साइज में कितना डिक्रीमेंट आ रहा है, साइज डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऐसा कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लेगा। बाकी ये चैप्टर आपका बहुत ही इजीली जाएगा मेरे हिसाब, इस अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसान होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं, चैप्टर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट था, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत हो चुके हैं इसलिए ये नहीं रहा, ये अपने आप में एक अलग ही केमिस्ट्री बन गई है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, इतना मजेदार चैप्टर है कि आपको मजा आ जाएगा इसको पढ़ने में। और इसमें बहुत ज्यादा हेल्प कौन करेगा, जैसे मैंने अभी तो यहाँ पर दो ही चीजें लिखी यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनकी प्रॉपर्टीज है, IUPAC नेम है, आइसोमेरिज्म दिखाना होता है, लेकिन इसके लिए तैयारी काफी आपको करनी होती है। उस तैयारी में आपको डी ब्लॉक जो है वो बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल आयन है, वो कौन है, डी ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट ही है, ट्रांजिशन एलिमेंट ही है। और स्पेशली कौन है, स्कैंडियम टू जिंक। तो डी ब्लॉक में जब हमने पढ़ा स्कैंडियम टू जिंक, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि भैया ये किस तरह से शो करता है, मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, कलर्ड आयन है कि नहीं है। सॉरी अगर वहां पे भूल गया हूँ डी ब्लॉक में बोलना, तो वहां भी फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब मेरा वही था कि किसमें मैग्नेटिक बिहेवियर किस तरह का है, डाया है, पेरा है, कलर्ड आयन है कि नहीं है ना। तो वो भी हम उससे समझ आएंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो यहाँ भी स्कैंडियम टू जिंक तक यदि हम डी ब्लॉक को अच्छे से करके लेके आए हैं तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत आसानी से निकल जाएगी। लेकिन एक चीज है कि आयन, सेंट्रल आयन का तो काम यहाँ पर कर दिया डी ब्लॉक ने, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते हैं और जो आसपास जो होते हैं सराउंडेड एटम होते हैं वो होते हैं लिगेंड्स। तो लिगेंड्स की टेबल है बच्चों, तो लिगेंड्स को अच्छे से आपको करना आना चाहिए कि नेगेटिव लिगेंड कौन सा है, न्यूट्रल लिगेंड कौन सा है, ठीक, और जो है पॉजिटिव लिगेंड हालांकि कम ही है, और डाइवेलेंट है, मोनोवेलेंट है, टेट्रावेलेंट है, ट्राइवेलेंट है, किस तरह की वैलेंसी शो रखते हैं और कितना डोनेट, डेंटिसिटी क्या है उनकी, कितने डोनेट करते हैं। तो ये सारी चीजें लिगेंड को आपको करनी ही पड़ेगी, तभी जाके ये जो है तैयार होगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, पहला पार्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, है ना, सबसे पहले तो उनको समझें कि उनकी टर्मिनोलॉजी को समझें, उनके पैरामीटर्स क्या है उनको समझें, ऐसा तैयार कीजिए। क्लियर। फिर IUPAC पे आइए। IUPAC में आपको एक का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को यूज करके IUPAC नाम बनाने हैं, प्रैक्टिस करनी है नाम की, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मजा आएगा। नाम में ही आप सीख जाएंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाले जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना उससे सीखिए वहां से।
तो ये इतना आपको इसमें करना होगा, तब जाके मजा आएगा। डी ब्लॉक आपका बहुत सारा हेल्प यहाँ पर कर देगा। इतनी चीजें हुई। आइसोमेरिज्म की बात करते हैं तो स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, तो स्ट्रक्चरल भी आप करके जाएंगे तो एक आध नंबर का आपका काम हो जाएगा। सिंपल है, अगर लिगेंड को जानेंगे आप, लिगेंड को समझ गए तो आइसोमेरिज्म समझने में बहुत आसानी होगी। तो ये बहुत हल्का फुल्का टॉपिक है, हल्का फुल्का, है ना। जैसे कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गई, तो यार दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, जैसे ही दिखे कि इसमें कौन सी प्रेजेंट है, व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, तो आप बोल दोगे कि यार क्या कोऑर्डिनेशन, है ना। ऐसे ही हाइड्रेट, समझ रहे, आयनाइजेशन, तो इस तरह के समझ में थोड़ा सा इसको रखें। तो ये आसान है, लेकिन कब, जब आपको लिगेंड अच्छे से आते हुए, मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली बता रहा हूँ। तो लिगेंड पर काम कीजिए इस चैप्टर में। दूसरा जो है वर्नर्स थ्योरी, वीबीटी और सीएफटी, ये तीनों थ्योरी है। वर्नर थ्योरी को भी पढ़े, वीबीटी को पढ़े, सीएफटी को पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आते हैं। सीएफटी से तो आते हैं, वीबीटी से भी आते हैं, दोनों से आते हैं, वर्नर्स थ्योरी से भी आते हैं। बहुत रेयरली केस है, मैंने तो कम ही देखा है, लेकिन हाँ इनसे तो आते हैं। सीएफटी से अगर मैं बहुत एटलीस्ट की बात करूँ तो सीएफटी वीबीटी से बात करें, लेकिन एक दूसरे से ये जुड़ी हुई है। जब तक आप ये नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं समझेंगे, ये एक सीढ़ी है ना, पहली सीढ़ी, फिर सेकंड और फिर थर्ड, ठीक। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है और फिर सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बहुत मजेदार है। और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्रिस्टल फील्ड से मैं आपको बता देता हूँ कि पेयरिंग एनर्जी को लेकर आते हैं। पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है या सीएफएससी ज्यादा है, आप सीएफएससी टर्म पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, है ना। तो सीएफएससी ज्यादा है, पेयरिंग एनर्जी कम है, तो किस तरह का कॉन्फ़िगरेशन होगा D4 का। और यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस टर्म में लेने हैं हमें, T2G में, किसमें लेना है, T2G में, यदि वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो। वो टेट्राहेड्रल हो, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, और यदि टेट्राहेड्रल हो तो हम कैसे लेंगे, T2 और EG, ई में, ठीक। जी हट जाएगा, जीरेन हट जाएगा। और यहाँ भी अगर आप देखें तो D4 और D7 तक, D4 to D7 तक ही है ना, इस तरह की कंडीशनिंग को लेने की। तो ये भी काफी सिंपल हो जाता है, लेकिन जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, आपको समझ आएगा, अच्छा ये, अच्छा इस सीएफएससी को और पेयरिंग एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं आप, सीएफटी का डायग्राम होता है ना, एक तरह का डायग्राम होता है, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि अच्छा इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील्ड होंगे। फिर इसमें एक इंपॉर्टेंट आ जाती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सॉरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पर जो लिगेंड्स होते हैं, है ना, उनका ऐसा अरेंज ऑर्डर किया गया है कि भाई वीक फील्ड से स्ट्रॉन्ग फील्ड, है ना। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी टर्मिनोलॉजी आएगी, वीक फील्ड टर्मिनोलॉजी आएगी। उन टर्मिनोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। जब तक आप उनको नहीं समझें कि ये काम क्या करते हैं, समझ लें, उसके बाद उसको यूज करें कि ये काम क्या करते हैं। तो सीएफटी में ऐसा ही है। वीबीटी बड़ा जानदार है। वीबीटी आपको क्या क्या सिखाएगा मैं आपको बता देता हूँ। वीबीटी में आपको कंपाउंड को देखकर उसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए कि किस हाइब्रिडाइजेशन का है। जब हाइब्रिडाइजेशन आ जाता है तो फिर उसकी ज्योमेट्री या जो मॉलिक्यूल है उसकी किस ज्योमेट्री में रहेगा, ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, ठीक है, और ये किस तरह का कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल है या आउटर ऑर्बिटल है। इनर ऑर्बिटल रहेगा तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो रहेगा sp3d2, और आउटर ऑर्बिटल रहेगा, सॉरी ये आउटर है, इनर रहेगा तो इसका रहेगा d2sp3, और आउटर रहेगा तो इसका रहेगा sp3 और d2 किसका, बाहर का। तो इस तरह से चीजें समझ में आना चाहिए। टेट्राहेड्रल अगर ज्योमेट्री है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो कितने टर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, दो कॉम्प्लेक्स को लेके कंपैरिजन भी करवाया जा सकता है। ये सारी चीजें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस पर क्या कर ली, स्टडी कर ली। तो चीजों को आप समझिए, ध्यान से समझिए, ठीक। तो मुझे लगता है कि अभी मैं, ये इनऑर्गेनिक का पार्ट था, इसलिए इनऑर्गेनिक का पार्ट के लिए हम पार्ट 3 में इतना ही रहने देते हैं। अगला जो हमारे पास 5 चैप्टर्स और बचे हैं, उसके 2 पार्ट हम और बना लेंगे, या एक ही पार्ट में अगर करना चाहें तो कर लेंगे। लेकिन आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इन 2 पार्ट को, इन दोनों चैप्टर को ऐसे तैयार कीजिए, काफ़ी क्वेश्चन आपको बनेंगे। और ध्यान रखिए अपना कि किस तरह से हम 60 दिनों में 60 की पार वाली कोशिश कर रहे हैं। एक चैप्टर को 6 दिन मिल रहे हैं हमारे लिए, अभी आराम से भी हम पढ़ें तो, ठीक। इस बात का ध्यान में बार बार मैं बोलूंगा, 60 दिनों में 60 की पार
आराम से हो जाएगा इजीली, लेकिन थोड़ी सी ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा हमें, ठीक। ऑर्गेनाइज नहीं होंगे तो पढ़ते जाएंगे, समझ नहीं आएगा, अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो पार्ट 3 में इतना ही। आगे हम आते हैं पार्ट 4 भी। आप जिसने पूरा ये देखा है पार्ट 3, उसको मैं कहूँगा कि यार पार्ट 4 में भी आप पूरा देखिए। मतलब ये 5 जो पार्ट है ये आप देख लेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और वही काम हम आपके लिए ही कर रहे हैं, ठीक। और जो भी आपको यदि प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, उस पर भी हम थोड़ा विचार करेंगे, है ना। टाइम होगा तो उस पर भी हम बात करेंगे। सो पार्ट 3 में इतना ही। चैप्टर 4 और चैप्टर 5 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने लिया है। पार्ट 2 में हमने क्या लिया था, फिजिकल केमिस्ट्री को, और अब लास्ट बची हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 5 चैप्टर है, उस पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक। तो बने रहिएगा इस सीरीज में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, जय हिंद।